हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का टॉपिक हमारा है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आपके लिए शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारे इसके अलावा अन्य वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी हैं। ये पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज़ अपलोड होती हैं और इससे पहले हमारी प्रत्येक टॉपिक पर आपको वीडियोज़ अलग अलग मिल जाएंगी, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। सभी विषय पर जो भी आपके पेपर 1 से 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 टॉपिक पर आपको वीडियोज मिलेंगी अलग अलग, जहाँ से आपको 30 से 40 प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो मिलेंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। निम्न में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या मूल्यांकन अनुसंधान? निम्न में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? किसके आधार पर दिया ये संज्ञानात्मक सिद्धांत? क्रियात्मक अनुसंधान के ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने मानव विकास एवं संज्ञानात्मक सिद्धांत क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर दिया है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार के तात्कालिक अनुसंधान होते हैं जो एक निश्चित समाज में किसी भी तथ्य की खोज करते हैं या प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से व्यवहारिक होते हैं तथा किसी समस्या का निदान ढूंढते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य किसी प्रणाली में तात्कालिक संशोधन या सुधार करना होता है। इसकी रूपरेखा लचीली एवं सरल होती है। यहाँ पर न्यायादर्श की समस्या नहीं है। जिस घटना के हल के लिए समस्या चुनी जा है, न्यायादर्श की उसी घटना में निहित रहता है। ये जीन पियाजे का क्रियात्मक अनुसंधान था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक शोध प्रबंध लेखन में शामिल है विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, संदर्भों की सावधानी पूर्वक जांच, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। नीचे कूट दिया गया है 2 3 4 1 2 3 1 2 4 यह सभी एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। क्या क्या शामिल है एक अच्छे शोध लेखन में? ये 2 3 4 हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो 3 4 इस संदर्भों के सावधानी पूर्वक जांच होनी चाहिए। शोध प्रबंध में लेखन में निरंतरता होनी चाहिए और स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश भी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अनुसंधान शब्द के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं ये? अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। ये कूट है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 ये सभी। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएंगे हमारे। अनुसंधान शब्द के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए चारों ही कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचनाएं देता है, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर हो जाएगा, जिसकी परिभाषा भी है। शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण के विकास से पहले शिक्षक का पद परम प्रभु के समान माना जाता था और बालक शिक्षक से डरता था, परंतु वर्तमान समय में शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक अब बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक एवं एक पद भाई के रूप में समझा जाता है। शिक्षक एक मित्र के रूप में योजना बनाने के लिए बालकों से सलाह लेता है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है तथा एक भाई के रूप में प्रेम और सहानुभूति से उन्हें पढ़ाने का सक्रिय प्रयास करता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? उपलब्धि परीक्षण जो है प्राय किस निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ये किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए, किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए या शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो रहेगा?
उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त की जाती हैं? ये शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए की जाती हैं। उपलब्धि परीक्षण प्राय उपलब्धि परीक्षण का आयोजन शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण शिक्षा व्यवस्था की एक अभिन्न प्रक्रिया है। जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है तो विद्यार्थियों द्वारा उस ज्ञान की यथासंभव ग्रहण किया जाता है, लेकिन ग्रहणशीलता किस सीमा तक हुई है इसका परीक्षण आवश्यक होता है। यही कारण है कि उपलब्धि परीक्षण का आयोजन शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के लिए या मात्रा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। शिक्षक द्वारा मूल्य अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है, क्या क्या शामिल है? व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य, सब अध्याय कोड दिया गया 1 2 3 1 2 4 2 3 4 ये सभी। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है, क्या क्या शामिल है? देखिए व्याख्यान है, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान भी है और सामूहिक कार्य भी है। ये तीनों हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी परिभाषा भी करवा देता हूँ आपको। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण तथा शिक्षा की लगभग सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं से संबंधित है, जैसे अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को निर्धारित करना, अधिगम संबंधी वातावरण की योजना बनाना, शिक्षण एवं अधिगम सामग्री को तैयार करना, शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्तियों तथा अधिगम के माध्यमों का चयन करना एवं शिक्षण तथा अधिगम प्रणालियों का मूल्यांकन करना इत्यादि। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य आदि शामिल है। सब अध्याय इसमें शामिल नहीं है, सब अध्याय होता है इसमें शामिल नहीं होता। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन से कई कथन जो है हमारे सही है? कूट भाषा भी दी गई नीचे। वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। कूट दिया गया है 1 2 4 1 2 3 2 3 4 या उपरोक्त सभी। इस शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्न में से कौन से कथन हमारे सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। 1 2 3 हो जाएंगे कि वे संकल्पनाएं धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। तीनों ही कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? शिक्षक का ज्ञान, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने की प्रोत्साहित करती हैं, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अनुभव द्वारा सीखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तत्व जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? ये शिक्षण को जो प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा तत्व है? ये शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है। एक शिक्षक का मूल उद्देश्य छात्रों के मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर इस कार्य का संपादन करता है। शिक्षा प्रदान करने के क्रम में शिक्षक का ज्ञान शिक्षण को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण द्वारा कक्षा में ऐसी गतिविधियों का विकास किया जाता है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक का अनुभव भी अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? जानना, समझना, विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना। निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर कौन सा है? ये मूल्यांकन करना है। ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन जो है ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर जो है मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा अधिगम अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं परिविधियों की उत्पादकता या उपादेयता की जांच की जाती है। मूल्यांकन शब्द को परिभाषित करते हुए गुड्स महोदय ने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा सही ढंग से योग्यता का मापन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूपेण संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो
तो साथियों इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद